अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन। मैं हूं अरीश फातिमा। रेड जोन में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों की सियासत पर, नज़रियात पर, माजी और असरे हाजिर की जो सियासी तर्ज अमल रहा है इन जमातों का, उस पर हम बात कर रहे हैं। और फिर प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाने की बजाय मज़ीद कशीदा होते जा रहे हैं। और हालिया दिनों में ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हवाले से अपनी पॉलिसीज में एक बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आना पड़ी है। हस्बे मामूल जो एनालिस्ट हमारे साथ पैनल पर मौजूद रहेंगे, सबसे पहले ख्वाजा मतीन साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगी। आपके साथ सनाउल्लाह खान साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ फरमा रहते हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद। हम बड़े हैं, चूंकि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों की सियासत की, तो आज हमारा महवो मरकज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और तमाम तर नज़रें जो हमारी हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत पर रहेंगी। गो के हालिया कुछ अरसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शदीद तनकीद का निशाना रही। उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को किंग्स पार्टी के तौर पर भी दिखाया गया। फिर बहुत सारे और शिकवे बाकी जमातों की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आए। ये सियासत का हिस्सा है। लेकिन अभी हम अपने एनालिस्ट से, सबसे पहले मैं ख्वाजा साहब आपकी तरफ अपना पॉइंट लेकर आऊंगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब हम सियासत की बात करते हैं तो वोट को इज्जत दो का नजरिया आज जिंदा है या आपके नजदीक दफन हो गया? देखिए, मुस्लिम लीग नून की बात करनी है तो आपको 80 की दहाई में वापस जाना होगा, जब ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज किया था इस मुल्क पर। तो उसी मार्शल लॉ के जो बतन से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वो उनका ज़हूर हुआ। तो 83 में वो सूबाई वज़ीर ख़जाना बने। फिर 85 में जो गैर जमाती इंतखाबात हुए उसमें उन्होंने वज़ीर आला शिप के उम्मीदवार थे, फिर वज़ीर आला बन भी गए। फिर जब ज़ियाउल हक की मौत के बाद और जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद वतन वापस आई तो उनके बाद एक सियासी अमल शुरू हुआ। लेकिन बदकिस्मती से हम जब तारीख़ को देखें, तारीख़ जो है ना उसको जो टलाया नहीं जा सकता। 88 में जब इंतखाबात हुए तो मुक़्तदरा ने एक फ़ैसला किया कि बेनज़ीर भुट्टो का रास्ता रोकना है। तो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया गया, जिसके रूहें रुवां जो थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ थे, वो वज़ीर आला भी बने। लेकिन फिर हम देखते हैं कि 90 में वो उसी मुक़्तदरा की मदद से वज़ीर आज़म भी बन गए। फिर 93 में वो रुखसत हुए। पहली दफ़ा उनको झटका लगा 93 में जब उनको ईवान वज़ीर आज़म से रुखसत होना पड़ा। इसके बाद 97 के इंतखाबात हुए जिसमें वो फिर दो था एक तरीके से वापस आ गए। फिर 2 साल बाद ही जो अपने हाथों उन्होंने जिसको आर्मी चीफ लगाया था उसने ही जमहूरियत का कत्ल करके, मेरी मुराद जनरल मुशर्रफ हैं, तो उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को जो रुखसत कर दिया, घर भेज दिया। फिर इसके बाद मियाँ साहब एक जो मुबैना तौर पर कहा जाता है 10 साल जलावतनी का वादा करके वो जद्दा सुधार गए। इसके बाद हमने देखा उस वक्त जो किंग्स पार्टी एक बनाई मुक़्तदरा ने, जो गुजरात के चौधरियों की मदद से बनाई गई थी, जिसको बाद में मुस्लिम लीग क़ायद आज़म का नाम दिया गया। तो मुस्लिम लीग नून के जो अक्सर रहनुमा थे, अहदेदार थे, वो सारे उन्होंने काफ लीग ज्वाइन कर ली थी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 2008 के जब इंतखाबात होते हैं तो मियाँ साहब वो वादा पूरा किया या नहीं किया, जैसे भी वापस आ गए। बेनज़ीर भुट्टो साहब वापस आ गई थी तो फिर आलमी दबाव पड़ा तो मियाँ साहब को वापस आना पड़ा, लेकिन इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सके क्योंकि अभी वो इंतखाबात में बहुत कम वक्त बाकी था जी। लेकिन फिर 2013 के इंतखाबात आ गए। जब 2013 में मुस्लिम लीग नून को एक बार फिर 2/3 अक्सरियत मिली तो एक ही साल बाद हम देखते हैं एक झगड़ा हो गया मुक़्तदरा से एक बार फिर मियाँ नवाज शरीफ का, कि जब जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ ही गद्दारी का वो जो अदालत कायम की और मुकदमा भी कायम किया, तो हम देखते हैं जो चेयरमैन PTI हैं उनका बुत तराशा गया। मुक़्तदरा ने उनका बुत तराशा और 2013 में हुकूमत बनी। 2014 में ही जो चेयरमैन PTI वो धरना लेकर जो कहते हैं कि तवील तरीन मैंने धरना दिया, लेकिन उस धरने के नतीजे में हुकूमत तो नहीं गई उनकी। लेकिन हुआ ये कि कमज़ोर होगी हुकूमत, लेकिन फिर एक अदालती फ़ैसले के ज़रिए मियाँ नवाज शरीफ साहब को जाना पड़ा। जैसे मियाँ साहब गए तो नून लीग ज़ेर ताब आ गई और ऐसे लग रहा था कि जैसे नून लीग ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी का रूप धार लिया है। बड़े आपको पता जलसे हुए, जैसे गुजरावाला में मियाँ साहब ने टेलीफोन में खिताब किया, जो उनकी साहबजादी हैं मरियम नवाज़, उन्होंने बड़े जलसे किए। फिर वोट को इज्जत दो का नारा सामने आया, बड़ी शद्दोमत से लगाया गया। लेकिन अब हम देखते हैं कि ऐसे लगता है जो ज़ेर ताब थी एक वक्त मुस्लिम लीग नून, उनके सारे रहनुमा जेलों में थे। ख्वाजा साद रफ़ीक को ले लें आप, ख्वाजा आसफ़ को ले लें, शाहिद खान अब्बासी को ले लें, बड़ हनीफ अब्बासी, बेशुमार लोग, आसन इकबाल को ले लें, सब लोग जेलों में डाल दिए गए।
लेकिन फिर यकायक मियाँ साहब ने बाहर बैठकर कोई जादू चलाया, जिसे आज कहा जा रहा है कि वो एक डील के नतीजे में वापस आए। एक वक्त था, आपको याद होगा, मुशर्रफ दौर में जब वो वतन वापस आने की कोशिश की थी उन्होंने, तो जिस त्यारे में मियाँ साहब आए थे उसी त्यारे से इनको वापस भेज दिया गया था। लेकिन इस बार जब वो वापस आए तो आपको पता है साहब बायोमेट्रिक का लेने के लिए उनके जहाज़ में ही वो पहुंच गए। इसके ये मैंने तारीख बयान की है। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो खूबियाँ हैं वो ये भी है कि वो तरक्याती कामों के हवाले से काफ़ी शोहरत है उनकी, क्योंकि एक तजर्बाकार की टीम कहा जाता है मुस्लिम लीग को, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ 83 में सूबाई वज़ीर ख़जाना बने। हमारे बदकिस्मती से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को दिन सीधी वज़ीर आज़म बनी थी, इससे पहले कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया था। चेयरमैन PTI भी आए, उन्होंने पब्लिक ऑफिस कोई होल्ड नहीं किया था। ये तजर्बेकार इनके पास हमेशा, आप देखें कि पीपल्स पार्टी के दौरा हुकूमत जब 2008 में हुकूमत बनी तो 3 माह बाद 6 माह बाद वज़ीर ख़जाना तब्दील हो जाता था। ठीक है, इसी तरह PTI की हुकूमत बनी तो फिर भी कोई भी वज़ीर ख़जाना नहीं चल सके। इनके पास एक माशी टीम है, लेकिन जो 16 माह पिछले गुजरे इसका हवाला उनको मना कर दें तो मुस्लिम लीग नून का जो तरक्याती कामों के हवाले से ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन अभी ये जानना बाकी है कि मुस्लिम लीग नून एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत कर रही है या प्रो एस्टैब्लिशमेंट। बिल्कुल हम जानेंगे और इसी प्रोग्राम में जानेंगे। सनाउल्लाह खान साहब, आपका पॉइंट जरूर इसमें ऐड करवाना चाहूंगी। ख्वाजा साहब कह रहे हैं कौन सा जादू चलाया था? नवाज रजा भी हमारे साथ है, मैं मुख्तसर बात करूंगा। मैं बात करूंगा तर्ज सियासत पे। तर्ज सियासत, और वो जो ख्वाजा साहब तो कह रहे हैं कि दोबारा से कोई डील करके आए हैं, तो बदकिस्मती हमारे मुल्क में जो सियासत है ना वो इक़्तिदार के गिर्द घूमती है कि इक़्तिदार किस तरह हासिल करना है। उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी एग्रीमेंट करने पड़े तो किए जाते हैं, और माजी में भी हुए और नून लीग ने सबसे ज़्यादा किए हैं। और तर्ज हुक्मरानी देखें तो आपने जितनी बातें की हैं आपने मुस्लिम लीग नून की नहीं की, आपने नवाज शरीफ की हैं। मुस्लिम तो लीग नून है ना, बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी यही है कि एक ख़ानदान होता है, और यही सबसे ज़्यादा नवाज शरीफ पर और उनके ख़ानदान पर जो तनकीद होती है कि वो जमहूरियत को तो पसंद करते हैं लेकिन पार्टी में जमहूरियत पसंद नहीं करते। दूसरा जो उनका तर्ज हुक्मरानी है, कौमें जो हैं पुलों से या इन डैमों से या इन चीज़ों से नहीं बनती जी। आपने कौम को एक कौम भी बनाना होता है, उस कौम को बनाने के लिए कई तरीक़ाकार होते हैं। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 में एक आइन दिया था मुत्तफ़िका, तो वो एक कौम बनाया था उन्होंने। तो इस किस्म के तर्ज की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि आप मुल्क को ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए चलाएँ और 6-6 महीने कैबिनेट के इजलास ना करें। मियाँ साहब नहीं करते थे, और डिसीजन किस तरह होते थे आपको भी पता है, और आइंदा भी ऐसी होंगे। और PDM की हुकूमत ने 16 माह जिस तरह की है उसमें नून लीग ही मेन मुहर्रिक थी उसमें। और मियाँ साहब वाकई बड़े जादीदा थे, तो उन्होंने फिर वोट को इज़्ज़त दो का नारा क्यों लगाया, और जब देखा कि हालात उनके काबू में नहीं हैं और अगर जनरल फैज़ बरकरार रहते और वो आर्मी चीफ बन जाते तो फिर नून लीग का क्या मुस्तकबिल होता। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अदम एतमाद पर भी रजामंदी ज़ाहिर की, और जो इस्टेब्लिशमेंट की बाकी जो शराइत थी वो भी तस्लीम की, जिसमें बहुत सारे काम अब शुरू हो के अगर नून लीग फिर आती है तो फिर नवाज शरीफ के लिए मुश्किल होगा कि जो स्पेस दे दी गई है इस्टेब्लिशमेंट को, उन्होंने खुद भी दी है, PTI ने भी दी थी और PDM ने भी दी है, ठीक है, तो फिर वो किस तरह आगे चलेंगे। तो मेरे ख्याल में हमें इन बातों से पहले नवाज रजा साहब के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो नून लीग की तर्ज सियासत को हम सबसे बेहतर समझते हैं। जी बिल्कुल, सनाउल्लाह खान साहब ने अपना पॉइंट ऐड किया, और जाहिर है कि जब भी इंतखाबात का मैदान सजता है इस तरह के कई तल्ख और शीरी माजी के साथ बहुत सारी सियासी जमातें मैदान में उतरती हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं नवाज रजा साहब। आप सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, तकरीबन पिछले 40 से 50 सालों में आप नून लीग के साथ वाबस्ता हैं, बड़े करीब से इन्होंने नून लीग के उतार चढ़ाव को देखा। आप लिखते भी रहे हैं, 2-3 किताबों के मुसन्निफ भी हैं, और उसमें भी नून लीग के बड़े जो उन्होंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है उस हवाले से भी हम पूछना चाहेंगे। नवाज रजा साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। सर, सबसे पहले आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू हम जानने की कोशिश करेंगे कि माजी में जिस तरह मुस्लिम लीग नून अपने कुछ बयानिए लेकर मैदान में उतरती आई, और फिर कुछ जमातें ऐसी थीं या कुछ हलके ऐसे थे जिन्होंने नून लीग पर एतबार किया और उस बयानिए के साथ चली भी। आज आपको क्या लगता है कि इन हालात में नून लीग कौन सा बयानिया लेकर मैदान में उतरेगी, और किस तरह से कौन से टारगेट्स होंगे नून लीग के? देखिए, ये मुस्लिम लीग नून का बयानिया जो है ये लोगों को बहुत ज्यादा इसका प्रॉब्लम होता है। लोग इसको सोचते हैं बयानिया तो हालात के मुताबिक बनता है। नवाज शरीफ को जब इक़्तिदार से निकाला जाएगा, जबरदस्ती निकाला जाएगा, कभी अदालत के जरिए निकाला जाएगा, कभी फौजी इनकलाब के जरिए निकाला जाएगा, तो यकीनन उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उनका एक स्टैंड होगा। अब के तो अब लोग चाहते हैं कि इसी तरह का माहौल नवाज शरीफ के लिए हो,
नवाज शरीफ ने पुरानी एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देकर एक ऐसी अस्करी क़यादत सामने लाए कि जिस पर सब लोगों का इत्तेफाक राय नजर आता है। और मेरा ख्याल यही है कि नवाज शरीफ ने एक ऐसा लड़ाई हो गई थी जिनको मुतफिका लाए थे। देखो जी, मेरी बात सुने, मुतफिका भी लाए या कुछ भी करें, नवाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर की जो आर्मी चीफ बनने के राह में रुकावटें थी उनको दूर किया, ना सिर्फ दूर किया बल्कि उन्होंने अपनी सियासत का एक बहुत बड़ा एक दांव खेला और सब लोगों को नाकाम बनाया। आज उनके लिए माहौल पाकिस्तान में बेहतर हो गया है। ये बात दुरुस्त नहीं कि हर वक्त ही नवाज शरीफ के लिए ये मसला रहे कि उनके लिए कोई माहौल ना हो, इनको आकर जेल में डाल दें, इनको कुछ सियासत ना करने दें। देखें, जिन लोगों ने उनको यहाँ से भिजवाया था बाहर या जिन लोगों ने उन्हें इक़्तिदार से महरूम किया, आज वो सब तारीख का एक गुमगश्ता वर्क बन रहे हैं। अब नवाज शरीफ आए, वोट के जरिए अगर वो कामयाब होते हैं तो उनका कोई रास्ता किसी को नहीं रोकना चाहिए। और एक बात बड़ी क्लियर है कि नवाज शरीफ किसी की आशीर्वाद से नहीं इलेक्शन जीत सकते। वोट को जो इज्जत देने वाली बात है, उसको एक बार तो आपने पोलिंग में जाना पड़ेगा, लोगों की राय लेनी पड़ेगी, लोगों से मिन्नत समाजत करनी पड़ेगी। नवाज शरीफ ने मीनारे पाकिस्तान के साए तले पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक बड़ा जलसा मुनक्कद करके अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया है। अब लोग उसमें कीड़े तो निकालने वाले बहुत सारे लोग हैं। आसिफ अली जरदारी साहब उनसे नाराज हैं इसलिए कि वो उनको घास नहीं डाल रहे। इसी तरह वो लोग भी अब नाराज हैं जो समझते थे कि नवाज शरीफ शायद नहीं आएगा, हम मिलजुल कर इस मुल्क में हुकूमत बना लेंगे। अब नवाज शरीफ को सब लोग समझते हैं कि आने वाले दौर में चौथी बार इस मुल्क के वजीर आजम बनने वाले हैं और वो वजीर आजम बनना उनका राइट है। आइन के तहत कोई उनका कदर भी नहीं है। उन्हें एक ऐसे नाकर्दा गुनाह की सजा दी गई कि जिसका उन्होंने कोई नहीं की था। उन्होंने कहा कि आपने बेटे से चूंकि आपके मुलाजम थे, आपने ये जाहिर नहीं किया, आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं। जी साहब, एक मिनट जरा सुनिएगा। ये बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि उस वक्त जब जो अदलिया ने ये फैसला किया कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, वो 300 के करीब लोग थे जो पनामा पेपर्स में, लेकिन सिर्फ एक ही मुकदमे का ट्रायल हुआ और पाकिस्तानी कानून में तो कोई चीज़ मिली नहीं, हवाला नहीं मिला, तो फिर ब्लैक डिक्शनरी का हवाला लेकर उनको घर भेजा गया। अब मुझे आप ये बताएं कि पहले जब वोट को इज्जत दो का नारा लगाया तो हम देख रहे थे मुस्लिम लीग नून हर ज़िमनी इलेक्शन जीत रही है। अब उन्होंने इस नारे को तब्दील कर दिया है खिदमत को इज्जत दो। ये जो सफ़र तय किया है, इससे जो लगता है कि अवाम में काफ़ी हमायत कम हो गई है। जो पहले एंटी इस्टेब्लिशमेंट का एक रूप दार रखा था नून लीग ने, आज उस जगह कोई और जमात खड़ी है और अवाम को उसको ज्यादा पजीराई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मैं आपकी इस बात से इस हद तक तो इत्तेफाक करता हूँ कि इन्होंने अपने नारे में कहा कि खिदमत को इज्जत दो। नवाज शरीफ ने आपको लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आया एस्टेब्लिशमेंट के साथ। एस्टेब्लिशमेंट ने उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाल रही। उनके इंसाफ के असूल के राह में कहीं से कोई आदमी पसे पर्दा हिदायत नहीं दे रहा। अब उनको इंसाफ मिल रहा है। जो केस जिसकी बुनियाद ही को नहीं थी, जिस केस का जज अरशद मलिक ने नासिर भट्ट को इंटरव्यू देते हुए ये बात एतराफ करता है कि मुझे दबाव के तहत मैंने सजाएं दी हैं। नवाज शरीफ को चोर साबित करने के लिए यहाँ पूरा जोर लगाया गया। अब उसके लिए रास्ता हमवार हो गया है। सिर्फ इंसाफ मिल रहा है। इलेक्शन में तो उसको कोई जबरदस्ती वोट नहीं डलवा सकता। ठीक है नवाज रजा साहब, आपका पॉइंट आके है और हम कोशिश करेंगे कि ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहें और हम बात करने की कोशिश आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नून लीग आज भी वो स्टेटस मांग रही है तो 2018 में इमरान खान को दिया गया था। वेलकम बैक प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। नवाज रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जब हम ब्रेक पर जा रहे थे तो हम एक नुक्ते को उठाने की हमने कोशिश की थी और नवाज साहब आपसे मैं वही पॉइंट जानने की कोशिश करूंगी कि क्या आज नून लीग वही स्टेटस मांग रही है जो 2018 में पीटीआई को मिला था कि तमाम मुखालिफिन को जेलों में बंद कर दिया जाए, नवाज शरीफ साहब के तमाम केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और तराजू पूरे का पूरा जो है वो मुस्लिम लीग नून के हाथ में थमा दिया जाए। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, ताल तो नवाज शरीफ को सिर्फ इतना रिलीफ मिला है कि उन्हें जेल नहीं भिजवाया गया, उनकी जमानत ले ली गई है। अगर आप ये समझते हैं कि ये किसी के कहने पर हुआ है तो फिर तो सारी बातें तो आप लग रहा है सारा मफरूजा की बुनियाद पर बात है ना। देखिए, हमारी अदालतें अब वो नहीं है। देखिए, उमर अता बंदियाल का दौर खत्म हो गया है। अब
फैज ईसा के जमाने में उनको जमानतें मिली हैं। जमानत मिलने के अलावा बाकी तो अभी तक इमरान खान साहब के जाने के जो लोग छोड़कर भागे हैं, उसके लिए तो एक अलग किंग पार्टी बनी है। उस पार्टी में जो लोग शामिल हैं वो तो सारे के सारे पीटीआई के लोग हैं। नवाज शरीफ की पार्टी को तोड़कर उस वक्त पीटीआई की पार्टी बनाई गई थी। अब नवाज शरीफ तक उसी पीटीआई के आदमी को वेलकम नहीं करे। उनके पास अपनी इतनी फोर्स मौजूद है, इतने उम्मीदवार मौजूद हैं कि हर हल्के में 3-3, 4-4 उम्मीदवार पार्टी के टिकट के लिए जद्दोजहद करें। ऐसा मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून को इतनी ज्यादा सरपरस्ती मिलेगी कि जनाब लोग इकट्ठे करके उनको दिए जाएंगे। हाँ, अलबत्ता ये बात है कि नवाज शरीफ में इतनी हिम्मत और हौसला होना चाहिए कि वो जलसे करें, लोगों को अपने साथ मोबिलाइज करें। अभी तक तो लोगों की नजरें नवाज शरीफ पे लगी हुई है। नवाज शरीफ का वो जो दौर तरक्याती दौर है, लोग याद करते हैं। और नवाज शरीफ के बारे में मास वॉइस के अलावा कोई और बात नहीं है। और जी की काबीना के इजलास नहीं बुलाते थे, वो जी मीटिंग नहीं करते थे, या वो जी असम्बली में काम आते थे। लेकिन लोग ये तो समझना कि इस मुल्क में जब बिजली का बुरान पैदा हुआ तो नवाज शरीफ ने कोई वक्त नहीं ऐसा अपना छोड़ा जबकि उन्होंने बिजली के बुरान को खत्म किया। जब उन्होंने अमन अमान का मसला हुआ कराची में, तो तब भी उन्होंने पूरी कुव्वत के साथ उसको वहां अमन अमान बहाल किया। नवाज शरीफ में डिसीजन पावर है। देखिए, नवाज शरीफ की कसूर ये है कि वो सिविल सुपरमेसी के लिए लड़ता रहे। उसके लिए लोग उसके साथ पीछे खड़ा होना चाहिए। तो अभी भी आई साहब मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। अब अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और जो उनके भाई ने और पीटीआई ने और निगरान हुकूमत ने जो एक स्पेस दे दी है एस्टेब्लिशमेंट को, आपको पता ही है कि फैसले किस तरह हो रहे हैं, कौन कर रहा है, तो नवाज शरीफ उस स्पेस को बरकरार रख सकेंगे? आप नवाज शरीफ के मजाज से आगाह हैं। नवाज शरीफ के बारे में कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि नवाज शरीफ अपने के इख्तियारात पर कोई कदगन लगने देंगे। तो या नवाज शरीफ फिर तो आई साहब सॉरी, फिर तो ये मामलात आगे चलना जो हम भी देख रहे हैं, आप भी सियासत देख रहे हैं, देखें मेरी बात कितना आसान होगा नवाज शरीफ के लिए। अगर एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को आगे फैलाने की कोशिश करेगी तो फिर बात होगी ना। अगर फैलाने की तो बात वो फैल चुके हैं जी, फिर आप किस तरह उसको नहीं, वो फैल इसलिए चुके हैं कि उनके बाद जो आए हैं शहबाज शरीफ साहब, ये कुछ वो उनके पास कुछ नहीं था। अगर नवाज शरीफ अवाम की वोट से एक बार फिर मुंतखब होते हैं, आप यकीन जाने यही एस्टेब्लिशमेंट जिसके बारे में आप शकूक शुबात का इजहार करें, वो कॉम्प्रोमाइज करने की। अच्छा आई साहब, एक और आई साहब नवाज शरीफ पर और उनकी पार्टी पर एक और बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, तनकीद भी होती है कि उनकी पार्टी में कोई जमहूरियत नहीं है, ख़ानदान है, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, हमजा है, मरियम है और बाकी भी बहुत सारे उनके जो करीबी अजीज हैं, सागदान हैं। तो वो आप समझते हैं कि नवाज शरीफ और पार्टी में भी जमहूरियत लाएंगे? और आपके कुछ दोस्त जमहूरियत क्या कहते हैं? देखिए मेरी बात सुने, पार्टी में शाहिद खान अब्बासी को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया उन्होंने। किधर है आज किधर है वो? अब तो वो अब पार्टी से नाला है वो, इसी वजह से। नहीं, नाला किसी और वजह से है ना। आप भी समझते हैं क्यों नाला है। नाला होना को और बात है, लेकिन उन्होंने उनको एलिवेट तो किया। राजी करेंगे शाहिद खान अब्बासी साहब को, राजी करेंगे आप लोग? अच्छा चोई, आपके जो दोस्त हैं बहुत करीबी चोई निसार अली खान, वो किस बात पे नाराज हुए हैं और आज तक नाराज है? नहीं, देखिए उनकी नाराजगी की वजूहात बहुत सारी हैं। दोनों अतराफ से अना का मसला था और आज भी अना का मसला मौजूद है। अना नहीं होती, मुल्क के लिए जब काम किया जाता है तो अना साइड पे रखी जाती है। दुनिया में बड़े बड़े लीडर हैं जिन्होंने अपनी अना कुर्बान की। जब 2017 में नवाज शरीफ ने ये तय कर लिया कि चौधरी निसार अली खान उनकी सभों में नहीं रहेंगे, फिर चौधरी निसार अली खान ने मुड़कर वापस मियां नवाज शरीफ की तरफ नहीं देखा। आज 4, 5, 6 साल गुजर गए हैं, चौधरी निसार अली खान ने कभी अपनी जुबान से नवाज शरीफ के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा। इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने लिए एक राह इख्तियार कर लिया, वो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इस मुल्क की सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं। लेकिन पार्टियां लोग छोड़ देते हैं, पार्टियां बाइज्जत तौर पर लोग छोड़ते हैं। नवाज शरीफ ने के साथ कई और लोग भी गए हैं। आपने देखा होगा सरदार महताब साहब नाराज हैं, इकबाल जबर झगड़ा नाराज हैं, आप पीर साबर शाह नाराज हैं और जनाब इस तरह मुफ्ता इस्माइल नाराज हैं। कौन जिम्मेदार है इस तमाम चीजों का? कौन जिम्मेदार है इस पार्टी में? नहीं, पार्टियों में नाराज, ये जमहूरियत के ना नाराज हो जाते हैं लोग। ये कोई ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी तो नहीं है कि नाराज हुए तो जनाब उसके बाद उसकी पिटाई करवा देंगे।
ये इस तरह तो नहीं इन्होंने कभी किया। अच्छा। लोग नवाज शरीफ से मोहब्बत भी करने वाले लोग होते हैं, नाराजगी गिले की जो होते हैं। मुझे चाहिए कि नवाज शरीफ को इन सबको अपने करीब लाए, ये नवा- उनकी जरूरत है। इसको हम यूं समझेंगे कि मेरे अहबाब भी कमाल के हैं, मुंतजिर मेरे सवाल के हैं। देखें, मियां नवाज शरीफ ना कोशिश की चौधरी निसार अली खान को मनाने के लिए, और ना ही चौधरी निसार अली खान ने ठीक है। सर नीचे करके दोबारा मियां नवाज शरीफ को रिज्यू किया। आप उनकी पॉलिसी है, वो लड़ रहे हैं इलेक्शन आजाद इलेक्शन ठीक हो अपने, गया। और अच्छा। अपने अपने हल्के में। आजी साहब, अगर मुस्लिम लीग नून को दोबारा इक़्तिदार मिल जाता है, मियाँ साहब अगर वज़ीर आज़म बन जाते हैं या नून लीग बरसर इक़्तिदार आ जाती है, जो चैलेंजेस हैं बहुत ज़्यादा इस मुल्क को दरपेश हैं, कर्ज़ों का एक पहाड़ है और इन्फ्लेशन है, बेरोज़गारी है, लोग बड़ा तंग, क्या आप उन पर काबू पा सकेंगे? मुख्तसरन जवाब दीजिएगा। देखें आप एक बात करें कि बड़े सगीर पाक हिंद में है, बल्कि ये आसपास के दीगर भी मालिक ही हैं, ईरान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये सब मिला लें, नेपाल, इनमें सबसे ज्यादा सीनियर लीडर जो इस मुल्क में है, ये पाकिस्तान में हमें अवेलेबल है, वो मियां नवाज शरीफ है। और आप ये देखें मेरी बात सुने, मियां नवाज शरीफ में काम करने का और कोई काम नतीजा खेज बनाने का एक हौसला है। ठीक है। आपने आप हमारे पास एक पॉलिटिशियन है, और मुझे तवक्को है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की किश्ती को मंजिल तक ले जाएगा। अब अल्लाह ताला को बाकी ठीक है क्या जी। मंजूर है, इस नवाज बारे में तो रजा कुछ नहीं कह सकते। नवाज रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम प्रोग्राम में बढ़े हैं एक ब्रेक की जानिब, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मामलात हैं वो सुलझने की बजाय मजीद क्यों उलझते जा रहे हैं, और हालिया दिनों में ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हवाले से अपनी पॉलिसीज में बहुत बड़ी तब्दीली लाना पड़ी है। प्रोग्राम में ब्रेक, और ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक। अब प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो हालात हैं उनमें मज़ीद कशीदगी आ रही है, और हमने ये भी देखा कि हालिया दिनों में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हवाले से अपनी पॉलिसीज़ में एक बहुत बड़ी तब्दीली की। और फिर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी कहा कि 2021 में पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी ने एक मरतबा फिर से सर उठाया, वो जो तालिबान की उबूरी हुकूमत थी, उसके बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 60% इजाफा हुआ है। सनाउल्लाह खान साहब, क्या वजह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मामलात हैं वो सुलझने की बजाय मज़ीद उलझते जा रहे हैं? देखें, एक तो ये समझने की ज़रूरत है, शायद हमारे पॉलिसी मेकर भी नहीं समझ सके कि टीटीपी जो तालिबान है, अब उसको पाकिस्तान तालिबान कहें या अफगानिस्तान के तालिबान कहें, मैं कभी भी उनको अलहदा नहीं समझता, वो एक ही चीज़ है। और यही कुछ हुआ जब नेटो का और अमरीकी अफवाज का विड्रॉल हुआ और तालिबान की हुकूमत कायम हुई, तो उसके बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ गई, और जब ये रुकने का नाम नहीं ले रही थी तो 2022 में मेरे ख्याल में एहसान में बताएंगे जी, वज़ीर दिफा उस वक्त थे और DGISI ने विज़िट किया काबुल का, और तालिबान हुकूमत को सारी सूरत हाल से आगाह किया, लिस्टें भी दी और उनको बताया भी कि क्या हो रहा है। लेकिन सूरत हाल उस तरह बेहतर नहीं हुई, बल्कि उल्टा पाकिस्तान को इल्ज़ाम देते रहे कि पाकिस्तान के ये इंटरनल मामलात हैं। और अब जाकर जब निगरान हुकूमत आई है तो काफ़ी जब दहशतगर्द भी पकड़े गए हैं, जो यहाँ पर टेररिज्म के वाक़यात हुए उसमें अफ़गानिस्तान से आने वाले लोग मुलव्वस पाए गए, तो फिर उन्होंने, और ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक पॉलिसी स्टेटमेंट जारी हुआ है जिसमें वाज़े तौर पर कहा गया है कि जो अफ़गानिस्तान से हमलावर आ रहे हैं वो उनको सपोर्ट हासिल है तालिबान हुकूमत की। तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी था और वाज़े तौर पर बता दिया, और मेरे ख़्याल में ये सही स्ट्रेटजी है। आपने अपने मुल्क को भी देखना है, उससे पाकिस्तान को ना सिर्फ कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं, एक यहाँ पर सिक्योरिटी रिस्क बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टर नहीं आते, लोकल इन्वेस्टर भी डरे होते हैं, ख़ासकर फाटा के इलाके में बलूचिस्तान में कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान से जो स्मगलिंग हो रही थी अफ़गानिस्तान से या पाकिस्तान से डॉलर की, या जो ट्रांजिट ट्रेड था उसका मिसयूज़ हो रहा था, उसको रोकने के हवाले से ये दुनिया के में हर जगह राइज हैं, ये लीगल चीज़ें हैं और उनको मैसेज दे दिया गया और उस पर अमल भी हुआ है। जो गैर कानूनी लोग हैं वो जा भी रहे हैं, 2.5 लाख के करीब जा चुके हैं, बाकी भी जाएंगे। और मेरे ख्याल में इस पॉलिसी को जारी रखना चाहिए, इसमें किसी किस्म का जो है रुकावट नहीं आनी चाहिए, और इससे भी सख्त अगर पॉलिसी बनती है तो बननी चाहिए। और क्योंकि अब अफ़गानिस्तान में अमन हो चुका है, तालिबान इसीलिए आए, जो जितने भी अफ़गानी यहाँ आए थे 80s के शुरू में या 77 की या 78 की वार के बाद,
तो वहाँ पर एक जंग थी, वो 2021 में ख़त्म हो गई है, और अफगान तालिबान हुकूमत ख़ुद भी इसको अब मानती है और लोग भी उनके मानते हैं कि उनके वहाँ के हालात पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर हैं। जी, तो अब इन लोगों को वापस जाना चाहिए। ठीक है सनाउल्लाह खान साहब, आपका पॉइंट आ गया। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एहसानुल्लाह टीपू महसूद, आप माहिर अफगान उमूर हैं, आपको प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं। और सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो शिद्दत पसंदी है और जो पाकिस्तान में बदअमनी है, उसमें इलीगल जो सिटीजन्स पाकिस्तान के अंदर मुकीम हैं या इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं पाकिस्तान में मुकीम थे, उस हवाले से बहुत सारी पॉलिसीज़ पाकिस्तान ने बनाई, कुछ वापस भी चले गए, लेकिन उसमें अफगान शहरियों का जो किरदार है उसमें बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप इसमें क्या पॉइंट ऐड करेंगे? हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल, ये हमारी गवर्नमेंट या जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी एक असेसमेंट भी है कि रिसेंट पास में जो हमले हुए हैं, ख़ासकर जो खुदकुश हमले हुए हैं, तो उसमें 15 के करीब जो खुदकुश बम्बार थे उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से था। लेकिन यहाँ पे एक क्लैरिटी कि ये वो लोग थे जो अफगानिस्तान से होके पाकिस्तान आए थे। जिस तरह TTP के लोग आए थे, वो मुज़ाकराती सिलसिले के बाद बड़ी तादाद में ट्राइबल एरिया में या उसके साथ जो मुल्हका अज़लाएँ खैबर पख्तूनख्वा की, फिर बलूचिस्तान में जो जोब का पूरा इलाका है, डिवीज़न है, तो वहाँ पे भी तो ये भी TTP के रैंक्स ज्वाइन करके पाकिस्तान आए थे। और ये जो लोग थे जो अफ़गान खुदकुश बम्बार थे या हमलावर थे, तो ये अफ़गान तालिबान के फुट सोल्जर्स थे या उनके साथ इनकी एफिलिएशन थी, तो ये इसमें मुलविस थे। और ये बहुत बड़ी फिगर है, यानी किसी भी स्टेट के लिए कि यानी आपके किसी और मुल्क से 15 के करीब अगर खुदकुश या हमलावर यहाँ पे आए और वो हमले भी करें। और इन लोगों ने बड़े की इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया था, यानी मुस्लिम बाग में FC का एक बड़ा कैंप है, उस पर एक हमला हुआ था, तहरीक जिहाद पाकिस्तान जो कि एक नई तंजीम है उनकी तरफ से। फिर जोब में जो हमला हुआ था वो भी एक FC बड़े कैंप पे हमला हुआ था, वो भी इसी तंजीम की तरफ से। और लकी मरवत में भी एक वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, उस पर हमला हुआ था, तो उसमें भी ये लोग मुलविस थे। और अभी रिसेंटली जो मियांवाली में हुआ है एयर बेस पे, तो उसके हवाले से अभी मेरे ख्याल में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन वो कब पब्लिक होंगी वो चीज़ें तो वो हम देखेंगे। लेकिन ये जो तहरीक जिहाद पाकिस्तान जो कि एक नया ग्रुप है, इनकी तरफ से यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट, चाहे वो सिविलियन इदारे हों सिक्योरिटी के या जो मिलिट्री हैं, तो उनकी ये असेसमेंट है कि इसमें 15 के करीब जो खुदकुश हमलावर थे उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से था, क्योंकि उन्होंने नादरा के ज़रिए या बाकी जो यहाँ पे इदारे उनके ज़रिए ट्रेस करने की कोशिश की थी इन हमलावरों की, तो उनका कोई बायोडाटा यहाँ पे नहीं मिला था। और वो फिर इस कंक्लूजन पे पहुँचे थे कि इनका ताल्लुक अफगानिस्तान से था। और ये बिल्कुल यानी मामला जो हैं जिस तरह आपने शुरू में किया वो बहुत यानी ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ जो इतलात भी हैं कि बिल्कुल ब्रेक डाउन एक है, वो डिप्लोमेटिक भी पॉलिटिकल भी हर सतह पे, और दोनों तरफ से जो बयानात आ रहे हो मजीद यानी। अच्छा एहसान, अब ये बताएं कि वजह क्या है तालिबान हुकूमत के आने के बाद? अब बुरी हुकूमत आई है, पाकिस्तान ने तो सपोर्ट किया था और इनके आने के हवाले से भी सारा सिस्टम पाकिस्तान की तरफ से देखा जा रहा था। अब वजह क्या है हॉस्टाइल होने की? और आप काबुल कई दफ़ा गए होंगे यकीनन, तो आप भी बगैर वीज़े के जाते हैं जिस तरह अफगानी यहाँ जाते हैं? एक सवाल मैं भी ऐड कर दूं, जैसे कहा गया कि जब से अफगान अबूरी हुकूमत आई है 60% दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है पाकिस्तान में, इसकी भी वजह भी साथ बता दें क्या है? हाँ, इसमें यानी यहाँ पे भी जो हमारी कुछ अपनी असेसमेंट थी, यानी जिस तरह आपने शुरू में बात की कि जो पाकिस्तानी तालिबान है उसको हमेशा भी जो लोग भी यहाँ पे या जर्नलिस्ट कवर कर रहे हैं तो उनको इस बात का पूरा आइडिया था कि ये यानी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग थी अभी की नहीं बल्कि पिछले 20 साल से, क्योंकि हम ग्राउंड पे जो चीज़ें देखते थे तो ये दोनों जो गिरोह हैं एक दूसरे को हमेशा से इन्होंने सपोर्ट किया। ये तालिबान की हुकूमत से पहले भी अभी भी वो सपोर्ट उनको मिल रही है। तो यहाँ पे जो हमारी असेसमेंट थी, वो जो हमारी डिसीजन मेकर्स हैं उनकी गलत वो चीज़ साबित हुई। उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ये थी कि जब तालिबान की हुकूमत आएगी तो जो ये TTP का या बाकी जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, ट्रांजिट ट्रेड के जो इश्यूज़ हैं, तो वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन अफगान तालिबान से जब शुरू में कोर कमांडर पिशावर जनरल फैज़ या जब बाजू आर्मी चीफ थे उस वक्त भी जब इस हवाले से कंसर्न्स पाकिस्तान ने कन्वे किया अफगान तालिबान को TTP के हवाले से, तो उनमें ये था कि या यहाँ से इनको निकालें या इनको जो पाक अफगान बॉर्डर रीजन है यहाँ से इनको हटा दें और जो नॉर्थ अफगानिस्तान है वहाँ पे उनको शिफ्ट कर दें या इनको गिरफ्तार करके हमारे हवाले कर दें। तो इस हवाले से अफगान तालिबान ने बड़ा क्लियर कट जवाब दिया था कि हम ये इसमें कुछ भी नहीं कर सकते और ये ना हम करेंगे। हम एक काम कर सकते हैं कि इन लोगों को मुज़ाकरात के लिए बिठा सकते हैं। फिर वही पूरा एक मुज़ाकरात का सिलसिला चल पड़ा, लेकिन उसमें जो चीज़ें थी, जो डिमांड्स सामने आए, तो वो मेरे ख्याल में नहीं, वो एहसान, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, उस मुज़ाकरात के बाद आपको याद होगा
जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उन्होंने तालिबान को जो यहाँ पर गिरफ्तार थे उनको छोड़ा भी गया, तो उनका कितना रोल है ये जो वाक़यात हुए हैं, इजाफा हुआ है? हाँ, उसमें तो 100 के करीब यानी जो टीटीपी के कैदी थे वो यानी रिलीज़ भी हुए और इसमें कुछ बड़े सीनियर कमांडर भी थे, जिसमें मुस्लिम खान जो सवाद चैप्टर है टीटीपी का उसका बहुत ही सीनियर कमांडर तर्जुमान भी रहा था, फिर महमूद खान एक और कमांडर भी थे, कुछ और भी इस तरह की लोग थे कि वो रिलीज़ भी हुए। लेकिन यहाँ पे इशू ये कि हमारी अपनी असेसमेंट यानी वो जो यानी अगर पॉलिसी फार्मूलेशन उस वक्त हम थोड़े से अलर्ट होते या इस चीज़ को हम अपने यानी जो हकीकी सूरत हाल है उससे ख़ुद को आगाह करते, तो मेरे ख्याल में अब हम बेहतर पोजीशन में होते कि इस पूरे इशू को जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ चीज़ें आ रही हैं उसको हम टैकल कर सकते थे। ठीक है, फॉर ग्रांटेड हमें नहीं लेना चाहिए अब आपके ख्याल में? एग्जैक्टली किसी भी रियासत को भी नहीं, यानी पाकिस्तान बिल्कुल यह हक है कि यहाँ पे जो भी आए वो डॉक्यूमेंटेड हो। पूरी दुनिया में ये एस्टेब्लिश जो भी रियासत है पूरी दुनिया में ये एक प्रोटोकॉल है कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट के साथ एस्टेब्लिश वीज़े के साथ आपको वहाँ पे जाना पड़ता है। और हम खुद भी यानी गल्फ कंट्रीज़ में यहाँ पे हमारे अक्सर पाकिस्तानी वहाँ पे चले जाते हैं, उनके जैसे वीज़ा एक्सपायर होते हैं तो उनको वहाँ से बाहर निकाला जाता है। एहसान, ये वजह क्या है? मैंने आपसे पहले ही पूछा था कि हॉस्टाइल होने की वजह क्या है? यहाँ आकर लोग रहते भी हैं, जिस तरह अफगान क्रिकेट टीम है वो यहीं से सीखे हैं, पेशावर में ही सब रहते रहे हैं। अब उनका तमाम का रवैया किस तरह है? आप भी, मैं भी एक दो दफ़ा काबुल गया हूँ, तो हमें छुप के वहाँ रहना पड़ता है, यहाँ ये खुलेआम रहते हैं। तो पाकिस्तानियों के साथ इतना हॉस्टाइल रवैया है क्यों? तालिबान का भी और जो अफगान वहाँ पर रहते हैं या यहाँ पर तो ठीक रहते हैं, वहाँ जाकर वो पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। हाँ, यानी शुरू में हम देख रहे कि जो अफगानिस्तान में जितनी भी हुकूमतें रही हैं, चाहे करज़ई की हो, अशरफ गनी को, या इवन उससे पहले, तो वो हुकूमती सतहों पे तो हमेशा से टेंशन रही है यानी। लेकिन अवामी सतह पे इस दफ़ा जो हम एक वो देख रहे हैं टेंशन, वो मेरे ख्याल में बहुत अलार्मिंग है और वो ख़तरनाक भी है। और उस हवाले से यहाँ पे भी यानी हमें अभी भी जो भी पॉलिसी अफगानिस्तान के हवाले से बनाए, तो मेरे ख्याल में जो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हैं वो चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान एक एस्टेब्लिश्ड और रिकग्नाइज्ड अभी जो गवर्नमेंट है वो नहीं है, तो हमें एक स्पेशल केस उसको ट्रीट करना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसानुल्लाह टीपू महसूद हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहे। अब वक्त हुआ चाहता है आपसे इजाज़त का। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, बहुत सारे नए तज्ज़िये, बहुत सारे नए तबसरे और बहुत सारे नए मौज़ूआत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अभी रेड जोन से हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।